हेलो फ्रेंड, वेलकम सी यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर कुछ क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सांस्कृतिक नवजागरण के संबंध में पढ़ा था, जिसमें रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज को देखा था। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज एक छोटा सा क्लास शुरू करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ, जिसमें विधवा विवाह को वैध करार दिया गया था। आप ये ध्यान में रखना कि जब यह एक्ट पास हुआ था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार में निसंदेह ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा योगदान है। 1819 ईस्वी में ईसाई मिशनरीज ने ही स्त्री शिक्षा के लिए तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। उसी तरह से जी.ई. बेटन ने कलकत्ता में 1843 ईस्वी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी और 1854 ईस्वी में शिक्षा को लेकर के चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, जिसमें स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया गया था। इस डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या है, तो इसके विषय में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। शिक्षा से संबंधित जब हम लोग नवजागरण युग की बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। उसी तरह से जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। सांस्कृतिक नवजागरण के युग में आर्य समाज का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। उनका जन्म गुजरात के मोरवी में हुआ था और उनके गुरुदेव का नाम स्वामी विरजानंद था। स्वामी दयानंद सरस्वती को शुद्ध चैतन्य भी कहते हैं। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा ये कहा करते थे कि विदेशी राज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता है। भारत का पहला डीएवी कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में बनाया गया। सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधाओं में एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें हम केशव चंद्र सेन कहते हैं। ये अपने आप को द लिटिल चाइल्ड ऑफ एशिया कहते थे। केशव चंद्र सेन का संबंध आर्य समाज से था, लेकिन कुछ विवादों के कारण उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता था। अगर हम सांस्कृतिक और राजनीतिक पुनरुत्थान की बात करते हैं तो इसमें यंग बंगाल मूवमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। परीक्षाओं में आपको इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना एंग्लो इंडियन लुई हेनरी विवियन डेरेजियो ने की थी। वे भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। 1824 में स्थापित उस संस्था ने उस समय के यंग जनरेशन को राष्ट्रवाद की भावना की तरफ आकृष्ट किया था। भारत में राजनीतिक नवजागरण की शुरुआत तो 1857 के विद्रोह के पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बहुत समय पश्चात एक राष्ट्रवादी संस्था का गठन हुआ, जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इटावा के रिटायर्ड आईसीएस थे। आईसीएस का मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज होता है।
जैसे अभी आईएएस बोलते हैं ना हम लोग, तो वो ब्रिटिश पीरियड में आईसीएस हुआ करता था। तो वे इटावा के रिटायर्ड आईसीएस थे। उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट ऑफर किया गया था, बट उन्होंने इनकार कर दिया। भारतीयों के मन में उनके लिए काफ़ी आदर था और श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी भारतीयों की दुर्दशा से हमेशा चिंतित रहते थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों के नाम एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा हुआ था, ये लेटर उन्होंने अखबारों में लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि बिखरी हुई शक्तियाँ कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हों, वे जब तक एक नहीं होंगे उनमें शक्ति नहीं हो सकती, वे देश की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए सभी शक्तियों को, बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह जमा होकर मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। उनके पत्र का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उस समय हमारे देश के जो बड़े राजनीतिक नेता थे, उन्होंने एक राष्ट्रवादी संस्था बनाने का निर्णय लिया और इस तरह से इंडियन नेशनल यूनियन के नाम पर सहमति हुई, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सहयोग किया था और इसका पहला सम्मेलन पूना में होना तय था। लेकिन अंतिम समय में इसका नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया और पूना के सम्मेलन को बम्बई में ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि उस समय पूना में प्लेग नाम की महामारी फैली हुई थी। तो कांग्रेस का पहला सम्मेलन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वैसे इसके अध्यक्ष बंगाल के बेताज बादशाह कहे जाने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी चुने गए थे, लेकिन किसी अन्य संस्था की मीटिंग में जाने के कारण कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। उसी तरह से कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री दादा भाई नौरोजी थे। श्री दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और महात्मा गांधी ने इन्हें अजात शत्रु का उपाधि दिया था। अजात शत्रु का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका दुश्मन पैदा नहीं हुआ। यहाँ पर अ का मतलब नहीं, जात मतलब पैदा होना, और शत्रु आप जानते हो दुश्मन को बोलते हैं। ये काफ़ी सरल स्वभाव के थे, इस कारण से इनका कोई शत्रु या इनका कोई बुरा चाहने वाला नहीं था। और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात वहाँ की निम्न सदन, उसका चुनाव जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। उन्होंने लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। और कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष उस समय के प्रख्यात वकील सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। तो कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। एक तो वो ये कहते थे कि हम ब्रिटिश अम्पायर के समर्थक हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक हैं, और साथ के साथ वे उस वक़्त के यंग जनरेशन को शिक्षा देते थे कि किस तरह से फ्यूचर में आपको इस ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुकाबला करना है। कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी और लॉर्ड डफरिन को ये लगता था कि कांग्रेस के नेता वही करेंगे जो वो कहेगा। उन्होंने अर्थात मिस्टर डफरिन ने कांग्रेस के नेताओं को पहली मीटिंग के बाद रात्रि भोज पर भी आमंत्रित किया था। लेकिन जब कांग्रेस दबी हुई जबान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, उसकी आर्थिक नीतियों का विरोध करने लगी, तो डफरिन तिलमिला गए। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि कांग्रेस सरकार का विरोध भी कर सकती है। तो कांग्रेस से काफ़ी वो नाराज़ रहने लगे और कांग्रेसी नेताओं को नमक हराम बाबू कहते थे। वे कहते थे कि कांग्रेस असंतुष्ट बंगाली वकीलों का समूह है जो अपने सिवा किसी और का नेतृत्व नहीं करता है। लेकिन मिस्टर डफरिन का जो ये
विचार था वो ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। कांग्रेस बहुत ही जल्दी एक नेशन वाइड, एक राष्ट्रवादी संस्था बनकर उभरी और कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं के संबंध में अंग्रेज़ों का यह मानना था कि एक बार अगर कोई यंग जनरेशन का लड़का कांग्रेस के मीटिंग में चला जाता है तो जब वह मीटिंग के बाद बाहर आता है तो हमेशा के लिए ब्रिटिश शासन का विरोधी बन जाता है। इसी कारण लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना भी कहा था और ये बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक समय में उस वक़्त के यंग जनरेशन के लोगों को भविष्य में होने वाले राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए तैयार किया। तो आगे की कुछ वीडियो में लगातार कांग्रेस से संबंधित कुछ टॉपिक रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास सम्मेलन, उसके अध्यक्ष और महात्मा गांधी के आगमन से पहले कांग्रेस के अंदर क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, ये कुछ प्रश्न आपको एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा बनाएं, स्टडी ग्रुप में डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।